हमारे वेदों में, पुराणों में और हमारी प्राचीन पुस्तकों में भारत की एक भौगोलिक व्याख्या की गई है। समुद्र के उत्तर से हिमालय के दक्षिण तक का पूरा क्षेत्र भारतवर्ष कहलाएगा और इसमें रहने वाले निवासी भारतीय। ब्रिटिश शासन, गांधी जी, मुगल काल, इस्लामिक आक्रमण, राजपूताना, आखिरकार कितना पुराना है हमारा इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ये सारे नाम, इसके बारे में कितना जानते हैं आप? बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जान पाते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है कि उसने केंद्रीय रूप से सिर्फ दिल्ली को अपने शिक्षा के केंद्र में रखा है और उसी को आधार बनाकर उसने पूरे भारत का इतिहास लिखा गया है। लेकिन जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसके बारे में आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। एक ऐसा गौरवशाली अतीत जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो जानना चाहते हैं, जो भारत को समझना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राधेश्याम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष अंक उनका इतिहास, जिसमें आज हम एक ऐसा गौरवशाली इतिहास लेकर आए हैं दक्षिण भारत के महान राजाओं का और उनके राजवंश का। रामायण में एक ऐसा वृतांत है जिसमें श्रीलंका के रावण और दक्षिण भारत के पांड्या और चोल राजाओं में एक संधि दिखाई गई है। महाभारत जीतने के बाद, गद्दी पर सत्तारूढ़ होने के बाद युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, तब उसमें एक वृतांत है कि उसमें चोल राजाओं ने भी अपना सहयोग दिया था। इसके अलावा अगर हम चोल राजाओं के बारे में जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनकी तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो हमें अशोक के अभिलेखों में चोल राजाओं का जिक्र मिलता है। जो अशोक के रॉक एडिक्ट्स हैं उनमें भी इसके बारे में पता चलता है। रॉक एडिक्ट नंबर 13 में इसका उल्लेख मिलता है। चोल राजाओं के बारे में जानकारियां समय समय पर ऐतिहासिक साक्ष्यों और अभिलेखों से मिलती रही हैं। 6वीं शताब्दी के आसपास चोल राजवंश पल्लवों के अधीन था। पल्लवों के अधीन एक छोटे से क्षेत्र में सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका उदय हुआ। इंपीरियल चोलास या मध्यकालीन चोलास, इनके गौरव को पुनः स्थापित किया था विजयालया चोला ने। विजयालया चोला का शासनकाल 850 से 870 ईस्वी के बीच माना जाता है। विजयालया चोलास जब गद्दी पर बैठा था तब चोल वंश का जो राजकीय क्षेत्र था जिस पर वो शासन करते थे वो कावेरी के उत्तर में एक छोटा सा भाग था और उस भाग पर ये राज करते थे। उसकी राजधानी हरिहर हुआ करती थी। 852 ईस्वी में उसने पल्लवों और पांड्या की लड़ाई का फायदा उठाकर तंजावुर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। विजयालया चोला की 870 ईस्वी में मृत्यु हुई और 870 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठा। चोल राजाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दक्षिण के पांड्या राजाओं ने पल्लव राजाओं से मदद मांगी और पल्लव राजा नृपतुंगा ने पांड्या राजा वर्गुना का साथ दिया और इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने आदित्य प्रथम की राजधानी तंजावुर पर आक्रमण किया। लेकिन पल्लव में फूट पड़ चुकी थी। अपराजिता, जो कि नृपतुंगा के ही रिश्तेदारों में आता था और गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी था, उसने चोल राजा आदित्य प्रथम से मदद मांगी। आदित्य प्रथम ने अपराजिता का साथ दिया और 885 ईस्वी में हुई इस लड़ाई में आदित्य प्रथम और अपराजिता की संयुक्त सेनाओं ने पांड्या राजाओं की सेनाओं को हरा दिया और उन्हें दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया। पांड्या के कुछ क्षेत्रों पर भी चोल राजाओं ने अधिकार कर लिया। अपराजिता ने आदित्य प्रथम का आभार जताया और कुछ राज्य के उसके हिस्से जो कि विजयालया चोलास ने एक समय पर जीते थे, जिसे पल्लव राजाओं ने वापस जीत लिया था, उन हिस्सों को उसने आदित्य प्रथम को सौंप दिया। आदित्य प्रथम और अपराजिता के बीच में हुई ये संधि बहुत दिनों तक चल नहीं पाती है, क्योंकि इसी बीच में आदित्य प्रथम को ये सूचना मिलती है कि अपराजिता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए पल्लव साम्राज्य ने सेना तैयार कर ली है और पल्लव अब धीरे धीरे कर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। तब
उसने सीधे पल्लव राजा अपराजिता पर आक्रमण किया। 903 ईस्वी में चोल राजवंश और पल्लव राजवंश के बीच में हुए इस युद्ध में अपराजिता जब हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब चोल राजा आदित्य प्रथम ने उनका वध कर दिया, उनको एक भाले से मार दिया, जिसके बाद ये पूरा युद्ध खत्म हो गया। जो पल्लव सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 907 ईस्वी के आसपास आदित्य प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पुत्र प्रांतका प्रथम गद्दी पर बैठता है। प्रांतका के समय में चोल राजवंश की सेना में और साथ साथ में व्यापार में और आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव हुए और इन्हीं में कई सारे बड़े फैसले लिए गए थे। दरअसल जो व्यापारियों का समूह था, वो छोटे स्तर पर जो व्यापारी थे वो राज्य में अपना कार्य कर रहे थे। इसके अलावा व्यापारियों का एक और बड़ा समूह था जो कि 500 व्यापारी मंडल के नाम से जाना जाता था, जो देश विदेश में व्यापार करता थे, जिससे चोल राजवंश को विशेष रूप से धन मिलता था। जो कर मिलता था उससे चोल वंश धीरे धीरे कर बड़ा हो रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति संभल रही थी। चोल राजवंश के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए पांड्या राजा मारावर्मन जयसिम्हा ने इला मंडलम के राजा कसाब से संधि कर ली और ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो गए, व्यापारिक स्तर पर और साथ साथ जो सामुद्रिक और जो सैन्य स्तर है उन दोनों पर इकट्ठा हो गए। इसकी सूचना प्रांतका प्रथम को मिली और इसके बाद प्रांतका प्रथम ने पांड्या राजाओं पर आक्रमण किया। प्रांतका प्रथम का यह आक्रमण इतने योजनाबद्ध तरीके से किया गया था कि पांड्या राजा मारावर्मन और कसाब की सम्मिलित सेनाएं युद्ध में हार गई। 907 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक प्रांतका प्रथम का शासनकाल चलता रहा। आज चीन जो सिल्क मार्ग की बात करता है, उसकी जो समुद्री रूपरेखा थी वो और उसके जो सामुद्रिक बंदरगाह थे, उन पर चोल राजाओं का काफी प्रभाव था। श्री विजय के साथ में उनके बहुत ही बेहतर संबंध थे। प्रांतका प्रथम को उत्तर या दक्षिण हर मोर्चे पर जीत मिली, लेकिन अपने शासनकाल के अंत के दिनों में राष्ट्रकूट के साथ हुई एक लड़ाई में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूटों के हुए इस आक्रमण की वजह से चोल राजवंश काफी हद तक कमजोर हो चुका था। उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो काफी हद तक बिखर चुका था। कृष्ण तृतीय ने राष्ट्रकूटों की तरफ से प्रांतका पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में प्रांतका को हार मिली थी। इसके कुछ ही दिन बाद प्रांतका की मृत्यु हो गई। 955 ईस्वी में प्रांतका की मृत्यु हुई थी और उसके बाद लगभग 5 राजा आए। प्रांतका प्रथम की मृत्यु के बाद गद्दी पर गंधरादित्य बैठा और उसके बाद अरिंजिया का शासनकाल आया। उसके पश्चात प्रांतका द्वितीय ने शासन को अपने हाथ में लिया और प्रांतका द्वितीय के शासनकाल के बाद उत्तम चोला गद्दी पर बैठे। उत्तम चोला की हत्या हो गई और उत्तम चोला की हत्या के बाद राजराजा प्रथम ने गद्दी को अपने हाथों में लिया। राजराजा चोला का जन्म 847 ईस्वी में हुआ था और राजराजा चोला का जो असली नाम था वो अरुमोली वर्मन था। बाद में गद्दी पर बैठने के बाद राजराजा चोला ने अपना नाम बदला। प्रांतका प्रथम के शासनकाल में फैला हुआ चोल साम्राज्य अब हरिहरपुर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर तक ही सीमित रह गया था। 988 ईस्वी में राजराजा चोला ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कंदलार सलाई पर आक्रमण किया, जिसे आज हम दक्षिण केरला के नाम से जानते हैं। राजराजा चोला ने कंदलार सलाई को जीतने के बाद परशुरामा राज्य पर आक्रमण किया। परशुरामा राज्य, जिसे आज हम केरला के नाम से जानते हैं, उस राज्य पर आक्रमण किया और उसके बाद पूरा का पूरा केरला उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कंदलार सलाई पर हुए आक्रमण में और साथ ही परशुरामा राज्य पर हुए आक्रमण में समुद्री सेना की भूमिका बहुत ही अहम थी और राजराजा प्रथम ने तब समुद्री सेना के महत्व को समझा और उसने अपने समुद्री सेना में इजाफा करना शुरू कर दिया। राजराजा प्रथम ने गद्दी पर बैठने के बाद ही वेंगी पर आक्रमण किया था और वेंगी पर आक्रमण कर उसने वेंगी को अपने अधीन कर लिया था। वेंगी दरअसल पल्लव साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। वेंगी पर आक्रमण कर उसने वहां पर शक्तिवर्मन को बैठा दिया और इसके बाद उसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो कि होने वाला था श्रीलंका पर। श्रीलंका को इला मंडलम के नाम से जाना जाता था और उस वक्त इला मंडलम पर महिंदा पंचम का राज्य था। महिंदा पंचम पर आक्रमण करने के पीछे राजराजा प्रथम के कई सारे अपने भी कारण थे। दरअसल प्रांतका प्रथम ने जब
पांड्या राजाओं पर आक्रमण किया था, तब पांड्या राजा मारावर्मन ने अपने सारे खजाने को श्रीलंका भेज दिया था और उस वक्त प्रांतगाव को कुछ भी हाथ नहीं आया था। ये खजाना बहुत ही अमूल्य था और इस खजाने को प्रांतगा प्रथम पाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो फिलहाल उन्होंने जो उनके अधीन क्षेत्र आए थे उसे संतोष कर लिया। लेकिन राजराजा चोला ने ये जिद कर लिया था कि किसी तरह उस खजाने को वापस पाना है। इस आक्रमण के पीछे एक और कारण था कि श्रीलंका के कुछ बंदरगाहों को भी हथियाना था, ताकि जो समुद्री व्यापार है उसमें उन्हें काफी सफलता मिले और इन्हीं बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है व्यापार कर पाए और राजस्व में भारी वृद्धि हो। 993 ईस्वी में महिंदा पंचम जो कि इलामंडलम के राजा थे, उन पर राजराजा प्रथम ने आक्रमण किया और इस आक्रमण में महिंदा पंचम को हार मिली और महिंदा पंचम वहां से भागकर रोहाना चले गए। श्रीलंका जो कि उस वक्त इलामंडलम के नाम से जाना जाता था, राजराजा प्रथम के आक्रमण के पश्चात उत्तर पूर्व का भाग राजराजा प्रथम के अधीन आ गया, जबकि दक्षिण का भाग अभी भी महिंदा पंचम के अधीन में था। और इन सब में राजराजा प्रथम ने कुछ बंदरगाह जो कि उत्तर पूर्व की तरफ थे उस पर अपना कब्जा जमा लिया। राजराजा प्रथम ने अपनी समुद्री सेना का इस्तेमाल कर, जिसे आज की तारीख में हम मालदीव के नाम से जानते हैं, उस पर भी अधिकार कर लिया। व्यापारिक स्तर, न्यायिक स्तर, इसके अलावा छोटे छोटे ग्रामों तक पहुंचना, छोटे छोटे ग्रामों का विकास करना, इन सब पर राजराजा प्रथम ने ध्यान देना शुरू किया। लेकिन तभी उसे खबर मिली कि चालुक्यों ने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है और चालुक्यों ने अब चोल राजाओं पर आक्रमण करने की नीतियां बनानी आरंभ कर दी है। 988 ईस्वी में राजराजा चोला ने अपने बेटे राजेंद्र को बुलाया और उसे कहा कि अब हमें चालुक्यों को सबक सिखाना पड़ेगा, और तब उसने अपनी 9,55,000 की सेना राजेंद्र के साथ में रवाना कर दी चालुक्यों को सबक सिखाने के लिए। इस आक्रमण में चालुक्यों के कई बड़े गढ़ एक एक कर चोल राजाओं के आधिपत्य में चले गए। राजराजा प्रथम ने 885 ईस्वी में वेंगी को अपने कब्जे में लेने के लिए जड़भीमा से युद्ध किया था और जड़भीमा को हराकर उसने वहां पर शक्तिवर्मन को बैठा दिया था। लेकिन जैसे ही चोल राजाओं की सेनाएं वेंगी से बाहर निकली, उसके बाद भीमा ने दोबारा आक्रमण किया और वेंगी को अपने कब्जे में ले लिया। ये सूचना जैसे ही राजराजा प्रथम को मिली, राजराजा प्रथम ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उसने सबसे पहले वेंगी पर आक्रमण किया और भीमा को परास्त किया और युद्ध के मैदान में उसे मार दिया, और इसके बाद शक्तिवर्मन को फिर से गद्दी पर बैठाया और उसके उत्तराधिकारी विमलादित्य के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह किया। ये एक कूटनीतिक संबंध स्थापित किया गया था। इसका कारण क्या था? दरअसल राजराजा प्रथम ये चाहता था कि जो पूर्वी चालुक्य हैं वो हमेशा चोल राजाओं के साथ एक बेहतर संबंध में रहें, और जब ये संबंध एक रिश्तेदारी में बदल जाता है तो इसके बाद ये और मजबूत हो जाता है। राजराजा का शासनकाल 1014 तक चलता रहा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। बृहदेश्वर मंदिर जो कि दक्षिण भारत की एक अमूल्य धरोहर माना जाता है, उसे राजराजा प्रथम ने बनवाया। उसके आर्किटेक्चर के बारे में दुनिया भर में बातें की जाती है कि उसे कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया, उसे कैसे बनाया गया, क्योंकि मंदिर के ऊपर जो कलश स्थापित है वो लगभग 800 टन का है और वो खड़ा एक पत्थर है जिसे तराशकर उस कलश को बनाया गया था। 1014 में राजराजा चोला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पुत्र राजेंद्र चोल गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कुछ छिटपुट विद्रोहों को, जो कि पांड्या राजकुमारों के द्वारा किए जा रहे थे, उनको दबाया, और इसके बाद उसे ये समझ में आया कि ये विद्रोह तब तक दब नहीं सकते जब तक इलामंडलम पर पूरी तरह से अधिकार न किया जाए, क्योंकि पांड्या के साथ में जो इलामंडलम के राजा थे महिंदा पंचम, उनका अच्छा खासा संबंध था, और पांड्यों की जो कि सबसे बड़ी ताकत थी, उनका खजाना, वो आज भी महिंदा पंचम के पास में था। तब राजेंद्र प्रथम ने पूरे इलामंडलम पर आक्रमण किया और वहां पर भयंकर युद्ध हुआ। इसमें राजेंद्र प्रथम की समुद्री सेना ने काफी अहम भूमिका निभाई और महिंदा पंचम को बंदी बना लिया गया। जो खजाना था पांड्या राजाओं का, वो भी अब
राजेंद्र प्रथम को मिल चुका था। ये एक बड़ी बात थी कि जो कार्य उनके पूर्वज नहीं कर पाए थे उन्होंने वो करके दिखाया। राजेंद्र प्रथम ने अब अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का फैसला किया और इसी में उसने उत्तर की तरफ आक्रमण शुरू किए। सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण हुआ और वहां के शासक को हरा दिया गया। इसके बाद उसने बंगाल के पाला शासकों पर आक्रमण किया और इसमें महिपाला धर्मपाला को हरा दिया गया। और उसके बाद उसने पूर्वी बंगाल के चंद्रवंश के शासकों पर आक्रमण किया और गोविंदा चंद्र को हराकर उसने वहां भी अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर लिया। बंगाल के पाला राजाओं और चंद्र राजाओं को अपने आधिपत्य में लेने के बाद उसने उन्हें उनकी गद्दियां तो सौंप दी, लेकिन उन्हें चोल राजाओं के प्रभुत्व में रहने का निर्देश दे दिया। इसके बाद उसने बड़े स्तर पर गंगा का जल बड़े बड़े जहाजों में भरवाया और इसके बाद उसने उसे अपनी राजधानी की तरफ भिजवाया, जहां पर लोगों ने स्वागत किया क्योंकि ये गंगा का जल था। 1021 में विमलादित्य की मृत्यु हो जाती है और विमलादित्य की मृत्यु के पश्चात जो पश्चिमी चालुक्य राजा थे उन्होंने वेंगी पर नजर डाली। जयसिम्हादित्य ने यह सोचा कि क्यों न हम चोल राजाओं की तरह ही वेंगी पर अधिकार करें। हम वेंगी पर अधिकार कर वहां पर एक शासक बैठा देंगे जो कि हमारा काम मानेगा और इस तरह से जो पूर्वी चालुक्य राज्य है वो पश्चिमी चालुक्य के अधीन आ जाएगा। इन सब में एक सबसे बड़ी समस्या थी। विमलादित्य का पुत्र राजराजा राजेंद्र की माता चोल वंश की थी, चोल वंश की राजकुमारी थी जिसका विवाह राजराजा ने विमलादित्य के साथ में किया था। पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिम्हादित्य ने विजयादित्य का समर्थन किया था, जबकि वास्तविक गद्दी का उत्तराधिकारी राजराजा राजेंद्र था। ये बात जैसे ही राजेंद्र चोल को पता चली कि पश्चिमी चालुक्य इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, उसने अपनी बड़ी सेना भेज दी। इस सेना ने सबसे पहले विजयादित्य को पराजित किया और उसके बाद इसी सेना की एक और टुकड़ी ने सीधे जयसिम्हादित्य को पराजित कर दिया। चोल राजाओं के समुद्री व्यापार के लिए श्री विजया एक महत्वपूर्ण केंद्र था और श्री विजया पर उस वक्त शैलेंद्र वंश का शासन चलता था। 1024 के बाद से श्री विजया का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। चोल राजाओं की सबसे शक्तिशाली जड़ उनका व्यापार था और उनका समुद्री मार्ग से पूरे विश्व में पहुंचना था। उसको रोकने के लिए श्री विजया ने अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल चोल राजाओं को करने में असमर्थता जता दी। तो ये पहला कारण था जिसकी वजह से चोल राजाओं में और श्री विजया के शैलेंद्र राजवंश में मतभेद पैदा हो गए। इसके अलावा धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और इसमें एक बड़ी भूमिका अदा की खमेर राजवंश ने और ताम्रलिंगा ने। समुद्री मार्गों पर अधिकार के लिए और व्यापार के लिए खमेर वंश और ताम्रलिंगा आपस में भिड़ गए। तब खमेर वंश के शासक सूर्यवर्मन ने चोल राजा से मदद मांगी। चोल साम्राज्य के राजेंद्र चोल ने खमेर वंश के शासक को मदद का आश्वासन दिया। जैसे ही ताम्रलिंगा को एक खबर मिली, ताम्रलिंगा ने श्री विजय राजवंश से संपर्क किया। श्री विजय ने ताम्रलिंगा को मदद का भरोसा दिखाया। इतिहासकारों के मुताबिक ये जो मदद का आश्वासन दिया गया था, इसके धार्मिक कारण भी थे। दरअसल चोल राजा हिंदू थे, खमेर राजवंश एक हिंदू राजवंश था, जबकि अगर आप देखें ताम्रलिंगा एक बौद्ध राजवंश था और दूसरी तरफ जो श्री विजय था वो भी एक बौद्ध शासित राजवंश था। तो ऐसे में इनका गठबंधन तो हो गया। यूं तो चोल वंश की सामुद्रिक सेना काफी बेहतर थी, लेकिन सवाल अब भी ये था कि इतनी दूर आकर जब चोल राजा आक्रमण करेंगे तो क्या उन्हें जीत मिल पाएगी। राजेंद्र चोल ने अपनी सामुद्री सेना को कई भागों में बांट दिया और पहला तो उसने उत्तर पूर्व से एक टुकड़ी समुद्री सेना की भेजी जो कि आकर श्री विजय को घेरती, एक टुकड़ी जो कि दक्षिण पश्चिम से होते हुए पीछे से होते हुए जो है वो श्री विजय के अंदर घुसी, तीसरी टुकड़ी जो कि सीधे सीधे आकर उसके बंदरगाहों पर लगी। इसके अलावा
उसने एक साथ कई मोर्चों पर जंग शुरू कर दी। चोल राजवंश की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी समुद्री सेना, जो कि काफी बड़ी और काफी विशाल थी। इसके अलावा उसने अपनी नाव में कई बदलाव किए। नाव के आगे आग उगलने वाले कुछ हथियार लगाए गए। जैसे ही राजेंद्र चोला की समुद्री सेना ने श्रीविजय पर आक्रमण किया, श्रीविजय ने भी उसका जवाब देते हुए अपनी समुद्री सेना को इससे निपटने के लिए कह दिया। लेकिन दोनों ही सेनाओं में बहुत अंतर था। श्रीविजय की सेना के पास उतने आधुनिक हथियार मौजूद नहीं थे जितने आधुनिक हथियार चोल राजाओं की सेनाओं के पास में थे, और इसी वजह से 1025 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में राजेंद्र चोल ने बहुत ही बुरी तरह से श्रीविजय साम्राज्य को हरा दिया। श्रीविजय के आखिरी शासक संग्राम विजय तुंग वर्मन को अपने कब्जे में लेने के बाद राजेंद्र चोल ने अपनी सेनाओं को मलयूरिया, अदरम, पनाई और आसपास के सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कई सारे बड़े बंदरगाह अब चोल राजाओं के आधिपत्य में चले गए थे। 1014 से लेकर 1044 तक राजेंद्र चोल का शासनकाल रहा है और इसमें उसकी प्रमुख उपलब्धियां थी पूरे के पूरे इंदु मंडलम पर अधिकार करना, यानी कि पूरे श्रीलंका पर अधिकार करना। इसके अलावा श्रीविजय अंपायर को अपने घुटनों के बल ला देना और उसके आखिरी शासक को गिरफ्तार कर लेना। इसके साथ ही उसने मलय और मलयूरिया पर आक्रमण किया, कादरम पर आक्रमण किया, जो कि आज की तारीख में मलेशिया के नाम से जाना जाता है, और उनके कई बंदरगाहों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे उन्हें व्यापार करने में अब बहुत आसानी हो गई थी। 1044 में राजेंद्र चोल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं राजाधिराज चोला। राजाधिराज चोला को एक योद्धा के रूप में माना जाता है। उस समय राज्य में विद्रोह होना शुरू हो गए थे। कहीं पांड्यों ने, कहीं चालुक्यों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था और इन्हीं विद्रोह को दबाने में राजाधिराज चोला ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें चोल राजवंश के इतिहास में एक ऐसे राजा के रूप में जाना जाता है जिन्होंने लड़कर अपनी एक इंच जमीन भी न जाने दी, बल्कि लगातार वो युद्ध करते रहे और लगातार अपनी सीमाओं की रक्षा करते रहे। 1052 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्यों का आक्रमण होता है और उस आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए राजाधिराज चोला जाते हैं, जिसमें युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया होता है, जो कि गद्दी पर बैठता है और उसके बाद ये राजवंश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आ सका जो इस राजवंश को फिर से संभाल सके, इस साम्राज्य को फिर से संभाल सके, जो कि राजराजा और राजेंद्र चोला ने बनाया था। और इसी के साथ में चोल राजाओं का वो वैभव, वो पराभव समाप्त हो गया। पांड्या, चोलास और चेरास, इनका इतिहास बहुत ही वृहद है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ऐसे ही ऐतिहासिक कथाओं को लेकर, ऐसे ही इतिहास को लेकर आपके सामने आता रहूंगा मैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में इस चैनल को और आगे ले जाया जा सके और फ्री सोर्सेज पर और जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें।